हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट 3 के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही जो भी प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसे भी देखते चलेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त कर सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, काली बंगा। ध्यान रखेंगे काली बंगा के बारे में कि ये राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे पे है। ध्यान रखेंगे ये घग्गर। कल भी प्रैक्टिस सेट में हम लोग इस नदी के बारे में चर्चा किए थे। घग्गर नदी पे कौन सा शहर अवस्थित है? कालीबंगा। अब देखेंगे लोथल के बारे में। ध्यान रखेंगे हम लोग, लोथल आपका गुजरात में है और रंगपुर आपका गुजरात में। दोनों शहर आपका कहाँ पे है? गुजरात में। तो याद रखेंगे कि लोथल भोगवा नदी किनारे है। ध्यान रखेंगे लोथल भोगवा नदी किनारे है, जबकि रंगपुर आपका मादर नदी के किनारे है। मादर नदी के किनारे है। दोस्तों, अब लोथर और रंगपुर से समझेंगे। लोथर और रंगपुर से समझेंगे चावल की दाना। चावल की दाना, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर लोथल एवं रंगपुर हो जाएंगे। दोनों कौन सा स्टेट में है? आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल रंगपुर आपका गुजरात का है, जबकि कालीबंगा राजस्थान का। और बनावली बाबू ध्यान रखेंगे, बनावली के बारे में ये आपका हरियाणा में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हरियाणा में। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि 259 में क्या होता है? तो अशोक राजगद्दी पे बैठता है। क्या होता है? राजगद्दी पे। अशोक से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, उसको ध्यान रखेंगे कि कलिंग का युद्ध किस अभिलेख में मिलता है? तो ये आपका 13वां अभिलेख में मिलता है। 13वां अभिलेख में मिलता है, याद रखेंगे। इस तरीके से अशोक से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है और 13वां शिलालेख में इसकी चर्चा है। 269 में क्या होता है? अशोक गद्दी पर बैठता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं 3 पे। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विविता अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे विविता अध्यक्ष। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को, ये पॉइंट ध्यान रखो, चारागाह के अध्यक्ष। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था? पुग किसे कहा जाता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि हर्षवर्धन का 3 बुक कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे आपका नागानंद है, रत्नावली और प्रियदर्शी का है। आपको ये याद रखना होगा, 3 बुक प्रियदर्शी का आपका हर्षवर्धन का है, नागानंद आपका हर्षवर्धन का है, रत्नावली आपका हर्षवर्धन का है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन याद करेंगे, नहीं कि इस तरीके से नहीं कि आप बस ये याद करके चल दिए, नहीं, इसको नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। ये आपका हर्षवर्धन का है, आपको इस तरीके से आपको याद रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ये यशोवर्मन। मालवा नरेश, कौन नरेश? तो मालवा नरेश यशोवर्मन आपका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, भीम द्वितीय, जो चालुक्य वंश से संबंधित है। भीम द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित है। इसने 1178 में कब? 1178 में मोहम्मद गौरी को हराता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 8 पे। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे डी हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का ससुर या चाचा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि सैनिकों को नगद वेतन, कौन सा वेतन? सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे?
अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये शंकराचार्य हो जाएंगे, याद रखेंगे शंकराचार्य। बाकी देखेंगे इनके बारे में, इनको बोलता है वो विशिष्ट द्वैतावाद। विशिष्ट द्वैतावाद के बारे में बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका रामानुज हो जाएंगे। जबकि आपको द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो निम्बार्क। याद रखिएगा आप लोग, रामानुज के बारे में विशिष्ट द्वैतावाद, जबकि निम्बार्क के बारे में द्वैतवाद। जबकि विष्णु स्वामी का शुद्ध द्वैतावाद है। विष्णु स्वामी का क्या है? शुद्ध द्वैतावाद। आप इसको याद रखेंगे कि शंकराचार्य क्या है? तो अद्वैतवाद। रामानुज क्या है? तो विशिष्ट द्वैतावाद। निम्बार्क क्या है? तो द्वैतवाद। और विष्णु स्वामी क्या है? तो शुद्ध द्वैतावाद। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जहांगीर हो जाएंगे। जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, लेनपुर। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छठा सिख गुरु कौन है बताइए? 13 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी, गुरु हरगोविंद। ये आपका छठा नंबर का था, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है? गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद एवं गुरु हरराय। अब दोस्तों सिख गुरु से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे यहीं पे हम लोग। ये है द्वितीय गुरु, ये है आपका 9 नंबर पे, 2 9, ये आपका 7 नंबर पे, ये आपका 6 नंबर पे। ये तो आपका ध्यान होगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनते हैं उसको देखेंगे हम लोग। गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि का प्रतिपादन किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। क्वेश्चन बनता है गुरुमुखी लिपि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? गुरु अंगद के द्वारा। गुरु तेग बहादुर, क्वेश्चन बनता है औरंगजेब ने किसकी हत्या कर दी? तेग बहादुर की। याद रखोगे, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। हरराय से क्वेश्चन बनता है कि 7वां गुरु हरराय के बारे में आप लोग याद कीजिएगा कि ये दारा शिकोह को मिलने पर आशीर्वाद देते हैं, दारा शिकोह से मिलते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो आपका 4 के 4 ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये दोनों है, ठीक ना, कि गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि और औरंगजेब इसको फांसी पे लटका देता है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवराज द्वितीय। ऑप्शन आपका डी होगा, ध्यान रखोगे, देवराज द्वितीय। जबकि नूनिज वगैरह आपका आया था किसके टाइम पे? अच्युत देव राय के समय पे। क्वेश्चन में है बॉडीवाश का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1760 में होता है बॉडीवाश का युद्ध। ध्यान रखोगे, बॉडीवाश में अंग्रेजों ने किसका वाश कर दिया बॉडी का? तो फ्रांस के बॉडी को वाश कर दिया। याद रखोगे, ये 1760 में क्या होता है? बॉडीवाश का युद्ध होता है। जबकि ऑप्शन ए क्या दे रहा है आपका? 1757, इसमें होता है प्लासी का युद्ध। क्या होता है इसमें? प्लासी का युद्ध होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 60 में बॉडीवाश का आपका, फिर 57 में प्लासी का, 1759 मतलब 60 से 1 साल पीछे होता है आपका वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा का युद्ध होता है, डच के साथ होता है। किसका है? डच के साथ होता है। तो ये 3 इंपोर्टेंट युद्ध है, याद रखेंगे। 1757 में प्लासी का, 1759 में बेदरा का युद्ध डच को हराता है, और 1760 में बॉडीवाश में अंग्रेज ने फ्रांस को हराया है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह के समय आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर है 17, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इससे ऊपर हम लोग देखे थे प्लासी युद्ध के बारे में, कब हुआ था? 1757 में। फिर से क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल देख लेंगे। 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है, ध्यान रखोगे। बक्सर युद्ध कब होता है? 1764 में होता है। और बक्सर के युद्ध किस संधि से समाप्त होता है? तो इलाहाबाद की संधि से। कई बार पूछा गया है इलाहाबाद की संधि कब होता है? तो 1 साल बाद, मतलब 1765 में। तो ये ध्यान रखोगे तो प्लासी के युद्ध के बारे में और बक्सर के युद्ध के बारे में।
1757 में पलासी होता है, जबकि 1764 में बक्सर होता है, और इलाहाबाद की संधि 1765 में होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदुल्ला। अहमदुल्ला ध्यान रखोगे कि 1757 में फैजाबाद में इसका नेतृत्व अहमदुल्ला करते हैं, और यहीं पे अंग्रेज विद्रोही कौन होते हैं, अंग्रेज सपोर्टर जो अंग्रेज यहाँ पे दबाते हैं दमन को, वो थे जनरल रेनॉल्ड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दोस्तों, ब्रिटिश न्याय के बारे में मैंने अभी एक सिली मिस्टेक कर दिया है, उसको ध्यान रखेंगे कि फैजाबाद से बाबू आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, जबकि ब्रिटिश न्याय कौन था, तो नील साहब थे। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हम लोग। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। पन्नीकर साहब ने क्या बोला था कि 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य के कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण बुक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, स्पेशली पेपर में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI है ना, ये सब बुक VVI है। जैसे दादा भाई नौरोजी का बुक इंपोर्टेंट बन जाता है कि पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो महत्वपूर्ण पेपर में आते रहते हैं दादा भाई नौरोजी का बुक। सेम वैसे ही हम लोग ये ध्यान रखेंगे, ये बुक रमेश चंद्र दत्त का है, RC दत्त का है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हम लोग। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1813। 1813 क्या है, 1 लाख भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखोगे कि चीन एवं चाय को छोड़कर सभी व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी व्यापारी अधिकार छीन लिया गया, लेकिन बशर्ते चीन और चाय को छोड़ दिया गया था। ठीक है, ये दोनों कब होता है समाप्त? ये होता है 1833 के अधिनियम में। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा होता है? आत्मीय सभा गठन किसके द्वारा होता है? इंपोर्टेंट है, ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। फिर से एक क्वेश्चन से और बनता है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? इंपोर्टेंट है, ये भी आपका राजा राम मोहन राय। कब डेट है? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की, जबकि आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में। चलिए ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां। ध्यान रखेंगे कौन हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करम शाह। करम शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये रिपन साहब हो जाएंगे। 1881 में रिपन साहब, इल्बर्ट बिल रिपन के काल में ही आता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, स्थानीय शासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है बाबू? ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रिपन ही है। फिर से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कौन करता है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कौन करता है? तो लॉर्ड रिपन ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं हम लोग। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में पूछा जा रहा है, याद रखोगे, ये दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा बुक? तो ये है इंडियन ओपिनियन। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इसका प्रकाशन तो गांधी जी किए थे, तो इस रचना तो गांधी जी किए थे, जबकि इसका ये संपादक कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखेंगे, मनसुख लाल नजर। इसको ध्यान रखोगे, संपादक पूछेगा तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? मनसुख लाल।
संपादक में लेखक में अंतर होता है। लेखक जो लिख के देता है, जबकि उसमें एडिटिंग कौन करता है? संपादक करता है। तो आपको एग्जाम में देखिए क्या पूछ रहा है, संपादक पूछ रहा है कि लेखक रचना पूछ रहा है। रचना में महात्मा गांधी हो जाएंगे, जबकि संपादक में मनसुख लाल नजर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और बनता है यहीं से, हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ, कि इंडियन ओपिनियन किस किस लैंग्वेज में प्रकाशित होता था? ध्यान रखोगे, इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में और हिंदी हो गया, इंग्लिश में, तमिल हो गया, एक हो गया गुजराती में। ये 4 लैंग्वेज में ये प्रकाशित होता था। आपसे पूछता है पेपर में, इनमें से किस लैंग्वेज में प्रकाशित नहीं होता था? इसमें से कोई एक हटा के आपको पंजाबी डाल देगा, उर्दू डाल देगा, आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और गुजराती, ये 4 लैंग्वेज में प्रकाशित होता है 1903 से। कब होता है? 1903 से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेलेजली। वेलेजली के टाइम पे ही 1799 में ये आया था, एक्ट आया था, ठीक ना। कब? 1799 में लॉर्ड वेलेजली के। और एक क्वेश्चन और हम समझेंगे, वेलेजली से संबंधित है सहायक संधि। भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? 2 क्वेश्चन बनते हैं सहायक संधि से। एक होता है सहायक संधि कौन लाया? तो डुप्ले लाया। और सहायक संधि को पूरा फैलाया कौन भारत में? ये आपका हो जाएगा वेलेजली। अगर ऑप्शन में डुप्ले ना मिले तो आप वेलेजली आंसर टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहली बार कौन लाया? तो डुप्ले लाया। जबकि इसको विस्तृत तरीके से कौन फैलाया? तो लॉर्ड वेलेजली। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? राइट आंसर 1908 में होते हैं। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी होता है, जबकि चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में। सबसे पहले देखेंगे स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है और बंगभंग के विरोध में किया गया था। ये करते हैं इसका दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी साहब हो जाएंगे, दी ग्रैंड ओल्ड मैन। इनका बुक ध्यान रखोगे पेपर में आ सकते हैं, है ना। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनका बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? ध्यान रखेंगे सबसे बाद में पूछा जा रहा है। देखते हैं खेरा कब होता है? तो 1918 में, कोई दिक्कत नहीं है। चंपारण कब होता है? 1917 में होता है। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में होता है। असहयोग कब शुरू होता है? तो 1920 में होता है। तो आप क्रम आप सजा लीजिएगा। सबसे बाद में पूछा जा रहा है तो 1923 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ पे होता है? तो इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में इसका स्थापना होता है। अब व्यक्ति कौन थे? एक आप मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, और दूसरा CR दास, जिसे चित्तरंजन दास के नाम जानते हैं, और इनको देश बंधु भी कहते हैं CR दास को। देखिएगा, ध्यान रखिए क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी? इंपोर्टेंट लाइन बनता है कि जालियांवाला कांड के बाद सर की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका RNT, ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं? सर की उपाधि त्याग देते हैं। जबकि महात्मा गांधी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्यागते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पे। दोस्तों क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? ध्यान रखोगे, प्रथम जन आंदोलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असहयोग आंदोलन, ठीक है। आपसे पूछेगा प्रथम सत्याग्रह कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? ये चंपारण हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का स्वरूप बदला गया है और पूछा है प्रथम जन आंदोलन। ध्यान देना मेरे भाई, प्रथम जन आंदोलन, ये क्वेश्चन का स्वरूप बदलता है। अब बोल देगा भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे हुआ? तो ये चंपारण में। तो स्वरूप देख के आप आंसर को टिक आउट करोगे। चलते क्वेश्चन 34 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये उस वक्त का वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। और गांधी इरविन समझौता कब होगा? ध्यान रखोगे 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता, और इसी को दिल्ली
समझौता के नाम से भी जानते हैं और दीपावली समझौता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1939 में और समाप्ति 1945 में होता है। 1945 में इसकी समाप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर है कि 36 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़े थे ए क्या हो जाएगा? ये कम्युनल अवार्ड लीन लिथगो के वेलिंगटन के टाइम में होता है। क्या होता है? वेलिंगटन के टाइम में। तो याद रखना मेरे दोस्त कि उस वक्त भारत का वायसराय वेलिंगटन था कैमरून अवार्ड के समय, जबकि लिथगो के टाइम में आता है अगस्त प्रस्ताव था। बिल्कुल ठीक है। राज्य हड़प नीति बेबक सिद्धांत जिसको बोला जाता है डलहौजी और चेम्सफोर्ड के टाइम में द्वैत शासन, मतलब 1919 में द्वैत शासन को क्या होता है इंट्रोडक्शन करता कौन करवाता है? तो चेम्सफोर्ड करवाता है। बाकी क्या है आपको ध्यान रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे, झंडा गेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्यामलाल गुप्ता पर्सन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित है? तो जैकब डी, ऑप्शन ए क्या है? विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन बाबू है। कंपनी का नाम क्या है? जाइडस। कंपनी नहीं पूछेगा, बस आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा है। तो जैकब डी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा नेफेड। नेफेड ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? पेपर में आ चुका है, अभी ही पेपर में आया है। मद्य निषेध दरोगा जो 64 पद है उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर क्या होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखेंगे पेपर में, एडिटोरियल पेपर में, प्रैक्टिस में अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया। हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर पॉलिटी का और हिस्ट्री का। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पूछा जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बाबू क्या करना है? प्रोत्साहन है। और इसकी शुरुआत क्या कब होती है? 2001 में इसकी शुरुआत होती है। एक और क्वेश्चन बनेगा, किस अनुच्छेद में ये बात बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य होगी? ये आपका अनुच्छेद कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 के ए में ये बात बोला गया है। तो आप इस तरीके से याद रखोगे कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू है? तो 2001 में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है? शिक्षा में प्रोत्साहन देना है। जबकि ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा में जो आपका अनिवार्य है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के 1 में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 42 पे, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योग। चलते हैं दोस्त क्वेश्चन 43 पे, निम्नलिखित में से कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो कंद के नाम से फेमस कौन है? आलू। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए नई दिल्ली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1985 1985 इसका स्थापना होता है। ध्यान रखेंगे सार्क का स्थापना कब होता है? 1985 में होता है। दोस्तों इसका मुख्यालय पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर काठमांडू हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा कभी कभी आपसे पूछ देगा कि सार्क में कुल कितने कंट्री हैं? याद रखना होगा 7 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री है। आपको याद रखना होगा 1 2 3 4 + 4। सार्क में कुल कितने कंट्री है? आपके 8 कंट्री है। 1985 में 8 आ रहा है, याद रखोगे, ये 8 से आप कनेक्ट कर रखोगे, ठीक ना। सार्क में कुल 8 कंट्री है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरीके से आप याद रखोगे। 3 कंट्री लोग याद करेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। फिर नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ऊपर का 3 दाएं और फिर बाएं का देखेंगे। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नीचे का 2 हो गया श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव कुल 8 कंट्री है। सार्क में मुख्यालय आपका काठमांडू में है, स्थापना 85 में होता है।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, मैगी नोट आपका फ्रांस के साथ स्पेन आता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, क्या है आपका इसका मैगी नोट कौन हो जाएगा, फ्रांस और पोलैंड, फ्रांस और पोलैंड होगा राइट आंसर। 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जर्मनी के साथ फ्रांस आता है, पोलैंड नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी क्लियर है। बाकी ऑप्शन क्या है, मैकमोहन भारत और चीन, बिल्कुल ठीक है। मेनरहिम क्या है, रूस एवं फिनलैंड, बिल्कुल ठीक है। और हिंडनबर्ग क्या है, जर्मनी एवं पोलैंड, जबकि मैगी नॉट जर्मनी एवं फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 47 में, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु में है, याद रखोगे ये आपका तमिलनाडु में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखोगे 21 पेपर में आ चुका है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखोगे यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 21 द्वीपों का नाम बदला गया कहाँ पे, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या रखा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसका नाम रखा गया है MF हाइड्रा, MF हाइड्रा, इंपोर्टेंट है ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है। मेगा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रशांत महासागर में, याद रखोगे। अब देखेंगे इसरो का स्थापना कब होता है, तो 1969 में इसका स्थापना होता है, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो एच सोमनाथ साहब इसके अध्यक्ष हैं, सोमनाथ साहब इसके अध्यक्ष हैं। दोनों दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं, स्थापना और इसके अध्यक्ष कौन है, और नाम क्या है, तो इसका क्या है, मेगा ट्रॉपिक्स। मेगा ट्रॉपिक्स इसको किस महासागर में गिराया गया है, तो प्रशांत महासागर में। चलते क्वेश्चन 51 पे दोस्तों हम लोग, सत्यवनी राबुका किस देश की नए प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इसी कंट्री में हम लोग का 12वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन संपादित हो गया है। ध्यान रखोगे 12वां विश्व हिंदी विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, आपका फिजी में हो गया है, याद रखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं दोस्तों हम लोग, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता हो गए। जबकि दोस्तों याद रखेंगे विंबलडन का विजेता कौन है, तो कार्लोस अल्कराज। विंबलडन का विजेता कौन बन गया है, तो कार्लोस अल्कराज। विंबलडन के विजेता कौन बन गए, कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, 53 में है क्या, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय, क्या क्वेश्चन है, कृत्रिम हृदय की बात कर रहा है, तो कृत्रिम हृदय क से कृत्रिम, क से कानपुर, इस तरीके से याद करोगे। कृत्रिम हृदय कहाँ पे, क से कृत्रिम, क से कानपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा एक्चुअल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 2047। जबकि कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 में, कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य क्या है 2070 में, और ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त का 2047 में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है, तो ये आपका सरल उत्तक में आते हैं। ध्यान रखिएगा ये आपका सरल उत्तक में आते हैं। मृदु उत्तक हो गए, फिर आपका स्थूल कौन हो गए, फिर दृढ़ उत्तक के आते हैं, ये सब सरल उत्तक के पार्ट हैं। चलते हैं दोस्त, जबकि जटिल उत्तक का बाल होगा तो जाइलम, कल हम लोग पढ़े थे जाइलम के बारे में, कल हम लोग पढ़े कि जाइलम जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम खनिज का करता है। ये दोनों क्या है, जटिल उत्तक है, जटिल उत्तक है, बस दो ही जटिल उत्तक है, एक फ्लोएम एक जाइलम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं हम लोग, निम्न कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए खाना नहीं बना पाता है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये खाना नहीं बना पाता है, ये खाना आप शैवाल से प्राप्त करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं मशरूम के बारे में, कि मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ये बात क्या है आपको गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे,
शैवाल संवहनीय पौधा है, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो जाएगा, ये आपका गलत रहेगा, ये दोनों आपका गलत है। जबकि 4 क्या है, थैलोपाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका होता है टेरिडोफाइटा का पार्ट है, ठीक ना। ऑप्शन में ए और 4 तो क्या है आपका सही आंसर है बी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। 57 में संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन है, संक्रमित पेयजल से देख के चलेंगे। ऑप्शन के हिसाब से क्या है, हेपेटाइटिस होता है संक्रमित पेयजल से, दूसरा आपका हैजा होता है, हैजा भी संक्रमित जल से होता है, और टाइफाइड भी होता है, टाइफाइड भी होता है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 58 पे। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स किससे होता है, तो ऑप्शन बी बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से क्या होता है, एंथ्रेक्स होता है, इसमें होता है दुधारू पशु में। रसंकुर, ध्यान रखेंगे दोस्तों रसंकुर के बारे में। क्वेश्चन में 59 बोला जा रहा है कि रसंकुर पाया जाता है कहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अमाशय हो जाएगा, क्या माफ कीजिए दोस्तों, छोटी आंत हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। क्या है, रसंकुर पाया जाता है छोटी आंत, छोटी आंत का एक पार्ट होता है, क्या होता है, इलियम, इलियम पार्ट होता है, इलियम के अंतर्गत ये आता है, छोटी आंत के अंदर ही एक पार्ट है इलियम, उसी के अंदर आपका रसंकुर आता है। चलते क्वेश्चन में 60 पे। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, ये आपका होता है ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में हम लोग। जब फाइब्रिनोजीन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, तो सीरम, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सीरम बोला जाता है। चलते क्वेश्चन 62 पे। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किस पार्ट से, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, महिलाओं का ये हार्मोन है, और ये आपका ऑप्शन बी अंडाशय द्वारा आपका सेक्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 है, नर युग्मक तथा, क्वेश्चन नंबर 63 है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर याद करोगे, ये सब अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में सीधे तौर पे आते हैं, तो आप लोग जैसे ये हो गए, इसके बाद ये हो गया, ये सब क्वेश्चन सीधे याद रखोगे, पेपर में आते रहते हैं अमूमन हर एग्जाम में, है ना, हर आयोग के पेपर में ये आते रहते हैं। एस्ट्रोजन किसका है, महिला का है, कहाँ से निकलता है, तो अंडा से। फिर आपका नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, आपको याद होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सेट में, ये अच्छी बुक के एडिटोरियल कहा जा सकता है, ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 के बारे में, कि मूल भौतिक राशियां की संख्या कितनी है, मूल पूछ रहा है ना, मूल, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 65 की ओर। 65 बोलता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, देखें क्वेश्चन क्या है, दूरी में केवल परिमाण होता है, ये तो सीधे गलत हो गया, दिशा भी होती है, गलत हो गया। विस्थापन अदिश राशि है, गलत हो गया, ये आपका कौन सा राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब देखते हैं दोस्तों विस्थापन की दर को, लास्ट वीडियो हम लोग देखे थे लास्ट सेट में, कि विस्थापन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, जबकि वेग की दर को क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं। ध्यान रखोगे, वेग की दर को त्वरण बोलते हैं, और विस्थापन की दर को क्या बोला जाता है, वेग बोला जाता है। उपयुक्त में से क्या होता है, कोई कथन आपका सही नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि किसी वस्तु में बल लगाने में उसमें कोई त्वरण उत्पन्न न हो, ध्यान रखना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्स लगाने पे क्या हो रहा है, उसमें कोई एक्सिलरेशन उत्पन्न नहीं होता है, इसी को बोला जाता है क्या है, संतुलित बल। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, संतुलित बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि किसी वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है, कब डूबेगी, जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा, तभी कोई वस्तु आपका डूबेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। याद रखिएगा ये सिद्धांत आर्क डिविज का है, ठीक ना, आर्क डिविज का सिद्धांत है उत्प्लावन बल का। क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं, पूर्ण आंतरिक पराबल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पेपर में ये आ चुके हैं 68 64 दरोगा वाले पेपर में ये क्वेश्चन देखा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सा घटना संभव है, तभी ये घटना संभव होगी। कौन सा ऐसा घटना है जब ये अब क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। देखना है क्या हो रहा है आपका, सहगन से या विरल से। आपको ये इंपोर्टेंट याद करना है कि सहगन से कहा जाना चाहिए,
विरल की ओर। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सघन से विरल माध्यम में अगर प्रकाश जा रही है तो घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। एक और घटना होता है कि आपतन कोण, इसको बोलते हैं या आपतित किरण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्या होता है, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। दो ही कंडीशन है, एक होता है सघन से विरल जाएगा और आपतित किरण का मान, मान लीजिए आपतित किरण का मान 10 है तो क्रांतिक का मान कितना होना चाहिए, तो 10 से कम, 9 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तभी जाके ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना कहलाएगी। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 पे, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। ध्यान रखोगे, जब भी कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगी, सबसे जिसका तरंग दैर्ध्य होगा वो सबसे कम विचलन होगा। तो सबसे तरंग दैर्ध्य किसका होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम किसका होता है, लाल का होता है। और सबसे ज्यादा विचलन, सबसे कम विचलन इसी का होगा। और सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है, क्योंकि सबसे कम इसका तरंग दैर्ध्य है 3900 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखोगे मेरे भाई, विबजियोर का कॉन्सेप्ट इसमें लगा के चलोगे आप लोग। चलते क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस फार्मूला है, इस फार्मूला से आप किसी टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा ये प्रतिरोध का चाहे एरिया का, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्या है, तो आर, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, समानुपाती एल बोलते हैं, चालक की लंबाई बटे चालक का अनुप्रस्थ काटछेद। अब क्या बोला है, लंबाई बढ़ेगा भाई मेरे, जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जब एरिया, जब ये लंबाई बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, ये घटेगा। याद रखना, लंबाई बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि एरिया घटेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है क्या, क्वेश्चन 71 के बॉयल्स चार्ज के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बॉयल और चार्ल्स के नियम को अगर हम लोग करेंगे सम्मिलित, तो राइट से क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। पीवी बराबर एनआरटी आदर्श फॉर्मूला होता है, उसी के हिसाब से देखेंगे ये एक गैस का समीकरण बना के देता है, आदर्श गैस बन के देता है, जिसमें पीवी बराबर एनआरटी इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है। तो राइट से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वाष्पीकरण से। ठीक है, वाष्पीकरण से क्या होता है बाबू, इसको समुद्र से जल को अलग करके नमक निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्त, क्वेश्चन 73 के एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो क्या हो जाएगा, HCl बोला है कि HCl और HNO3 का अनुपात पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। विद्युत का सुचालक अधातु कौन है। देखिएगा अबू, आपसे क्या पूछा जा रहा है, अधातु के बारे में, ठीक ना। तो कौन सा अधातु है, तो एक होता है ग्रेफाइट ही तो अधातु है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन का ये अपरूप है, और कार्बन का अपरूप होते हुए भी बाबू ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि एक द्रव अधातु कौन है। फिर देखिएगा आपसे ये अधातु पूछ रहा है द्रव के रूप में, तो राइट से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्रोमीन होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 76, पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूरेनियम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यूरेनियम का अयस्क कौन है, पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क का नाम क्या है, पिच ब्लेंड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूलेट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर क्या है, 77 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, संयुक्त बैठक किस देश से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब बोलेगा क्या बाबू, कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, खुद जाता नहीं है, बस बुलाता है। तो बुलाने वाला काम कौन करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, बुला दिया लेकिन खुद गया नहीं। जब खुद गया नहीं तो कुर्सी पे कौन बैठेगा, तो बोलेगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष, समझ रहे हो ना।
बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। बुला दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि जाओ बेटा संयुक्त अधिवेशन करो, लेकिन खुद जाएगा नहीं। जब खुद जाएगा नहीं तो अध्यक्ष का ये इसका गद्दी पे कौन बैठेगा, कुर्सी पे कौन बैठेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। अब पूछे क्वेश्चन कि संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। अब देखिएगा संयुक्त बैठक से सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना बनता है। प्रीवियस ईयर करके देख लो, ना मिलेगा। पहले पूछेगा संयुक्त बैठक किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट क्लियर। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाता है। क्या वो गद्दी में बैठता है? क्या उसका अध्यक्षता करता है? नहीं, उसका अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। चलिए, और इसकी ये बात किसमें लिखा गया है? तो अनुच्छेद 108 में लिखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्यपाल को आपका हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते 80 पे। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इंपोर्टेंट है, कई बार हर एग्जाम पूछा गया, नो डाउट कि आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में आएगा ही। इसको घोर के पी लेना, याद है तो अच्छी बात है। 73वां संवैधानिक संशोधन कब? तो 1993 में इसको मिल गया संवैधानिक दर्जा। किस समिति की सिफारिश पर? तो सिंधवी समिति। याद रखना भैया मेरे कि सिंधवी समिति के सिफारिश से मिलता है इसका संवैधानिक दर्जा। और कुल कितने विषय है इसमें? तो 29 विषय है कुल मिला के। पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन कंप्लीट। कौन सा संवैधानिक संशोधन? 73वां संवैधानिक संशोधन कब आया? तो 1993 में आया। कौन सा समिति की सिफारिश पे? तो सिंधवी समिति की सिफारिश पे। और पंचायती राज में कुल कितने विषय है? तो 29 विषय है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पे। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? आपका ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। राष्ट्रपति को क्या करेगा? वो अपना प्रस्तुत करेगा, और फिर क्या करेगा राष्ट्रपति? इसको देगा संसद को। तो डायरेक्ट आप संसद नहीं मार सकते हैं। आपको क्या करना होगा? यूपीएससी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति इसको संसद के पटल पर रखवाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई थी? इंपोर्टेंट है, ऑप्शन हो जाएगा 1935 से। बोला क्या होता है कि केंद्र प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करता है। जब द्वैध शासन समाप्त करता है प्रांतों से, और उसको केंद्र में इंप्लीमेंट करता है किस अधिनियम में? 1935 में। तो क्या होता है आपका प्रांत को चलाने के लिए क्या देता है? तो प्रांत को एक स्वायत्तता मिल जाता है, आप अपने हिसाब से चलाइए। यही बोला गया है। प्रांतों की स्वायत्तता आपको कब मिलता है? 1935 का अधिनियम में, जब केंद्र में द्वैध शासन स्थापना होता है और प्रांतों से हटा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पे। किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसका मामला है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपीलीय। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ही होता है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ज्यादा है ना, लेकिन हाँ टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 रीट पे देखेंगे हम लोग। रीट के बारे में देख लेंगे। बस ये मौलिक अधिकार संबंध, अगर मौलिक अधिकार जनता का हनन हो रहा है तब आप रीट पिटीशन डाल सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। जबकि आर्टिकल 226 के तहत कहाँ पे? हाई कोर्ट में। चलते क्वेश्चन नंबर 84 पे। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंतिम व्यवस्थापक बोलेगा, या गार्जियन बोलेगा, या अभिभावक बोलेगा, तो कौन है? ये आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 85 की ओर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? ये होते हैं राज्य के। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सभी राज्य के नियंत्रण में होते हैं। जैसे कि आपको चाइना कंट्री में देख सकते हो, पूरा नियंत्रण में चलता है वो देश। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 पे। पीसी महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना है? बाबू कल ही हम लोग डिस्कस किए थे 1 2 3 4। पहले क्या बोला गया था आपको कि आपको एचडी मॉडल किसका है? पहला का। दूसरा क्या है? पीसी। तीसरा क्या है? सैंडी। और चौथा क्या है? गॉडगिल। तो ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे। ये आपका हो गया एचडी हेराल्ड डोमर मॉडल। ये आपका पीसी होता है, पीसी महालनोबिस। ये आपका होता है सैंडी मॉडल। ये आपका है चौथी में 4 अक्षर का है, तो यह गॉडगिल। चौथी में 4 अक्षर भी है, गॉडगिल। ये आपका मॉडल है।
इसी भी सब 5 क्वेश्चन आती है, तो ये महत्वपूर्ण बनते हैं आपके लिए, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर। 87 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश हो, सॉरी माफ कीजिए, हिमाचल प्रदेश मेरे हिसाब से होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 पे। क्वेश्चन नंबर है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15-24 क्या है? बिहार का विकास दर रहने का अनुमान है, ध्यान रखोगे। चलते क्वेश्चन नंबर 89 पे। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर पूछ रहा है, ध्यान रखोगे। पहले यहाँ पे देखना क्वेश्चन, तो अभी ध्यान रखना मेरे भाई क्वेश्चन पे कि प्रति हेक्टेयर पूछ रहा है आपसे, प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक चावल का बात हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब हो जाएगा। जबकि ऐसे ही पूछे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर प्रति हेक्टेयर का जिक्र लेना हो तो पश्चिम बंगाल, अगर जिक्र हो गया तो राइट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं हम लोग। जिम कार्बेट किस राज्य में है? बांधवगढ़ किस राज्य में है? दम्फा किस राज्य में है? रणथंभौर किस राज्य में है? इंपोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार आ चुके हैं, आने की संभावना होती है। अब देखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कार्बेट है। ये कहाँ पे था? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब देखिए बांधवगढ़ का है, बांधवगढ़ आपका एमपी में है। उसके बाद दम्फा कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। और रणथंभौर कहाँ पे है? आपका राजस्थान में। इस तरीके से क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 पे। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्र में होती है? ये होता है पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र में। पश्चिमी घाट हिमालय एवं मेघालय में। चेरापूंजी में तो जानते हैं सबसे ज्यादा वर्षा होता है, याद रखोगे। ऑप्शन है पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य कई बार आ चुके पेपर में। रिंग ऑफ फायर क्या है? ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। मेरे भाई याद रखना, भूकंप एवं ज्वालामुखी से किस महासागर? तो प्रशांत महासागर में प्रभावित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 93 है, इंपोर्टेंट है। कुल कितने कंट्री जो भूमध्य रेखा से गुजरती है? भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से गुजरती है? तो क्या हो जाएगा? 13। अब देखना मेरे भाई क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा से कुल कितने गुजरता है, मकर रेखा से कितने गुजरता है, और कौन कौन सा कंट्री है, ये आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सही से पेपर में बैठना, सीरियस कैंडिडेट हो, तो भूमध्य रेखा पर कुल कितने कंट्री है वो याद रखना, कौन कौन सा कंट्री है वो याद रखना, फिर कर्क रेखा पर कौन सा कंट्री है, फिर मकर रेखा पे, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 94 पे। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन ठंडी जलधारा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि ठंडी जलधारा कौन है। क्वेश्चन नंबर है आपका आपका ये इनमें से सभी हो जाएंगे। सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। याद रखना किस महासागर की? तो अटलांटिक का हो जाएगा। ठीक है, अटलांटिक का हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे, हाँ एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ आपसे, ज्योग्राफी में क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा आप लोग याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो भी महत्वपूर्ण नदी है विश्व के, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब पेपर में ध्यान देकर बैठना है, पढ़ के जाना, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते 95 पे। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है? इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ दिया गया है। कौन सा कंट्री है जो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इराक, अजरबैजान,